जिन्हें लगता है अरे पेपर्स क्यों देने सर, पेपर दे के क्या होगा, जेई का पेपर दे दूंगा, प्रिपेयर कहाँ हूं मैं अभी अभी कैसे दूंगा। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नोट्स रिवाइज करो, एक एक चैप्टर के बैठ के नोट्स ढंग से रिवाइज करो। मुझे पता है तुम बोलोगे सर मन नहीं लगता, नींद आती है नोट्स रिवाइज करते हुए, रिकलेक्ट ही नहीं हो रहा, जो फॉर्मूला आज तक लगाते आए हैं हमेशा सही, अब याद ही नहीं आ रहा प्लस है कि माइनस, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल उस समय बहुत होता है। इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन नोट्स को बहुत सीरियसली लेना है, बट कम से कम नोट्स तो करने ही करने हैं बेटा, सबको नोट्स तो करने ही करने हैं, क्योंकि जेई मेन में बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट नोट्स की चीजें बढ़िया करके एक एक चीज अपने दिमाग में सेटल कर जाएं, वो सारे क्वेश्चंस एक एक बार दोबारा कर जाएं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बेटा बढ़िया हो और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आज के सेशन में, इस छोटे से वीडियो में, मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं एक ऐसी स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो ब्रॉडली हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे जो हमें बढ़िया स्कोर करना है पेपर में। उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला, रिवीजन प्लान क्या होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरे कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, उन्हें कब करूं, सब इसी में बताऊंगा। रिवीजन प्लान मतलब मेरा स्टडी प्लान क्या होगा आपका। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है अरे पेपर्स क्यों देने सर, पेपर दे के क्या होगा, जेई का पेपर दे दूंगा, प्रिपेयर कहाँ हूं मैं अभी अभी कैसे दूंगा। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज करके बैठे होंगे, किसी ने शायद बिल्कुल ना करे हो, तो उसमें कैसे हम क्या करें, मैक्सिमम हमारा आउटपुट आ पाए, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, राइट। चलिए, तो एक्साइटेड हो भाई समझने के लिए कि क्या इन तीन पॉइंट्स में क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रिवीजन प्लान। रिवीजन में सबसे पहले तो जो भी बच्चे, अब देखो रिवीजन को मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा। एक वो चैप्टर जो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हो जेई लेवल, और एक वो चैप्टर जो आपने बिल्कुल छोड़ने वाले हो या पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो पहले बात उसकी कर लेते हैं जो आप पढ़ चुके हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो सबसे बोरिंग काम है वो करना बहुत जरूरी है बेटा। नोट्स रिवाइज करो, एक एक चैप्टर के बैठ के नोट्स ढंग से रिवाइज करो। मुझे पता है तुम बोलोगे सर मन नहीं लगता, नींद आती है नोट्स रिवाइज करते हुए, इससे बढ़िया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं। नहीं, जेई मेन के लिए बेटा नोट्स बहुत बहुत क्रूशियल है। सभी सब्जेक्ट्स में जो टीचर्स ने आपको क्लास में बताया है, जो ट्रिक्स बताई हुई हैं, जो क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वो सारे रीअटेम्प्ट करो, दोबारा से उन चीजों को लर्न करो। जो ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, थियोरी है, उनको लर्न करिए ताकि आपको वो एकदम से आपको मेमोरी में रहे, अगर वो कहीं पे लग रहा हो फॉर्मूला क्वेश्चन में। बहुत बच्चों के साथ ये होता है, जेई का पेपर देते हैं, रिकलेक्ट ही नहीं हो रहा, जो फॉर्मूला आज तक लगाते आए हैं हमेशा सही, अब याद ही नहीं आ रहा प्लस है कि माइनस, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल उस समय बहुत होता है। इसलिए बोल रहा हूं रिवीजन नोट्स को बहुत सीरियसली लेना है। ठीक है, सब लोग इसको करेंगे। एंड साथ में सेकंड चीज, रिवाइज में क्या करें सर, कोई चैप्टर हम अगर रिवीजन कर रहे हैं तो जब आप पहली बार उसे पढ़ रहे थे, जिन क्वेश्चंस में आप फंसे थे, जो आपने डीपीपी लगाई, मॉड्यूल लगाया, कहीं से भी बुक से लगाए, कहीं तो फंसे होंगे, जो डाउट्स आए थे वो मार्क करे होंगे आपने, आप उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करिए। अब मुझे पता है तुम सोच रहे हो सर इतना टाइम तो है नहीं। देख बेटा, जो चैप्टर अगर रिवीजन करना है तो ढंग से करने का तो यही तरीका है। बाकी अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इनमें से तीन में से एक एक चीज नीचे से उड़ाते जाइए। समझ गए कि अगर बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो होगा किसी चैप्टर में आप ये तीनों चीजें कर लें। थर्ड चीज क्या है, पीवाईक्यूज टाइम बाउंडेड करके। मतलब जैसे मान लो तुमने अब नोट्स भी पढ़ लिए और इंपॉर्टेंट सवाल भी लगा लिए, अब पीवाईक्यूज लेके बैठ जाओ। मान लो 10 क्वेश्चन लेके बैठे और देखा आधे घंटे में या 45 मिनट्स में या एक घंटे में 20 क्वेश्चन लेके बैठ गए और देखा इसमें से कितने हो रहे हैं एक घंटे के अंदर। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कहते हैं, मतलब समय के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में भी टाइम इनफाइनाइट नहीं है। एक घंटा 10 मिनट मैथ्स में आपको लगभग इतना देना है, राइट। अब अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो आप ये वाला पार्ट हटा सकते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो तीनों करो, बट कम से कम नोट्स तो करने ही करने हैं बेटा, सबको नोट्स तो करने ही करने हैं, क्योंकि जेई मेन में बहुत ज्यादा चांसेस है अगर आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं अभी, तो एटलीस्ट नोट्स की चीजें बढ़िया करके एक एक चीज अपने दिमाग में सेटल कर जाएं, वो सारे क्वेश्चंस एक एक बार दोबारा कर जाएं। तो ये हो गई हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी। कोई भी ऐसा चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मान लीजिए अब अगर कोई ऐसा चैप्टर है कि सर मैं तो छोड़ने वाला हूं, या फिर सर मैं ये नहीं करने वाला, तो हो सकता है बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे ऐसे हों जो बहुत बढ़िया नहीं प्रिपेयर्ड होंगे। सारे चैप्टर नहीं हो सकते अच्छी तरह प्रिपेयर। मैं भी जब जेई देने गया था तो मैंने भी काफी चैप्टर छोड़े थे इन द सेंस कि उतने अच्छी तरह प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो छोड़ने नहीं है आपको। वही मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं कि कोई भी चैप्टर अगर आप छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट बेटा उसका एनसीईआरटी लेवल कर लो। अगर आपको लगता है यार पीएनसी बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो रहा है, बाइनोमियल बहुत टफ है, तो एटलीस्ट उसकी एनसीईआरटी तो कर लो। क्योंकि कई बार जेई में ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन उस किसी भी चैप्टर से फंसता है, बहुत बार होता है। सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में नहीं, आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, प्रोबेबिलिटी उठा लीजिए, कोई भी चैप्टर। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरा 100% ब्लैंक करके मत जाओ।
अगर कोई चैप्टर आप जेई लेवल नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, टफ लग रहा है आपको, एटलीस्ट एनसीईआरटी बेसिक लेवल तो कर सकते हो। हार्डली 2 घंटे लगेंगे तुम्हें एनसीईआरटी लेवल करने में, एंड ट्रस्ट मी अगर उसका आ गया, चांसेस जिसके बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जेई मेन एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, 50% क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका सीधे सीधे एनसीईआर इंटीग्रेशन हो गया। कोई भी चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये अच्छा नहीं है, जेई लेवल का मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूं, तो एटलीस्ट बेटा उसकी एनसीईआरटी लेवल आपको करके जानी है। ठीक है, उससे ये इंश्योर हो जाएगा अगर उसका टफ सवाल आएगा तो मत करना, बट इजी आए तो आप कर लोगे ना, क्योंकि वैसे भी हमें छोड़ने तो है ही क्वेश्चन, 30 आने हैं, करने हमें कितने हैं 95 परसेंटाइल। 15 कर दिए, अगर 12 कर दिए तो 99 परसेंटाइल आ जाएगी मैथ्स में। तो 10 सवाल हमें एम करने हैं, अगर 95 प्लस हमें जाना है तो 10-12 सवाल भी अगर हमने सही कर दिए तो हो गया, अपना काम चल गया। और 10-12 में से कोई ऐसे 2 चैप्टर के इजी क्वेश्चन फंस गए जो तुम छोड़ के जाने वाले थे, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया या कोई सा भी चैप्टर जो तुम बिल्कुल ही ब्लैंक करके जा रहे हो, एटलीस्ट एनसीईआरटी कर जाओगे तो उसका बेनिफिट आपको उसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई कि आपको रिवीजन कैसे करना है। अब आ जाते हैं मॉक पेपर्स। अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन और तुम लोगों का सबसे लीस्ट फेवरेट होगा, मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों का, क्योंकि टेस्ट देने का मन किसी का नहीं करता। कारण, सर हम प्रिपेयर्ड कहाँ हैं सर, अभी तो हमारी प्रिपरेशन ही चल रही है, अभी कैसे टेस्ट दे दें सर। टेस्ट देने के लिए तो पहले तैयारी खत्म हो जाए, पहला बहाना। ठीक है, दूसरा बहाना, सर मार्क्स तो आते नहीं, टेस्ट देने का फायदा क्या है। सर टेस्ट देने से बढ़िया टाइम वेस्ट करूंगा, इससे बेटर उसकी जगह पढ़ लेता हूं, कुछ रिवाइज कर लेता हूं। अगर आपके दिमाग में भी ये तीनों चीजें आती हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट का बेटा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसमें समय बर्बाद नहीं होता, उसमें आप ऐसी चीजें सीखते हैं जो आप रेगुलर क्लास में घर में बैठ के नहीं सीख सकते, विच इज पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स। 3 सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये पूरी जेई की जर्नी के। जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो बेटा, जितने मर्जी सवाल लगा लो, जितने मर्जी पीवाईक्यू कर लो, जितने मर्जी घंटे पढ़ लो, बट अल्टीमेटली क्लियर तो पेपर ही करना है ना, एग्जाम को ही क्लियर करना है। तो एग्जाम क्लियर करने के अगर तरीके ही नहीं पता आपको तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और वो तरीके कैसे पता लगेंगे, वो आप जितने पेपर्स दोगे उतनी गलतियां करोगे, उन गलतियों से सीखोगे, तो वो आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्किल सिखाएंगे ये सारे मॉक पेपर्स। तो सभी बच्चे पहले तो ये प्रॉमिस करें और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर हम लोग टेस्ट से नहीं डरेंगे, हम मॉक पेपर देंगे। ठीक है, और अब देना कैसे है, अब मैं आपको ये हेल्प करूंगा, और मार्क्स कैसे लाने हैं उसमें ये भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उसको एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको 3 मॉक पेपर एम करना है पर वीक। अगर आप अभी तक देते हैं 3 दे दीजिए, बेस्ट है। अभी तक एक भी नहीं देते, एटलीस्ट 1 से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए, हफ्ते में 2 मॉक पेपर, 3-3 घंटे के, फुल सिलेबस। मुझे पता है तुम कहोगे सर हमारा तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, फुल सिलेबस के कैसे दूं। दो, कोई बात नहीं, आधा अधूरा जैसा हुआ है करके दो, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो चैप्टर नहीं पढ़े तूने उसको छोड़ देना पेपर में, बट कम से कम तुम्हें ये तो पता लगेगा कि हाँ मेरे को आता है उसमें से मैं कितना कन्वर्ट कर पा रहा हूं एग्जाम में। तो इसीलिए मॉक पेपर आपको फुल सिलेबस के देने हैं। फुल के क्यों देने हैं सर, मैं पार्ट सिलेबस दे दूं, क्योंकि एग्जाम में फुल सिलेबस आएगा। एक चैप्टर के 1 घंटे में 20 सवाल करने आसान है। आप पैराबोला या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके बैठ गए या कैलकुलस लेके बैठ गए और उसके 20 सवाल तुम्हें दे दूं तो तुम रिलेटिवली ज्यादा कर लोगे। वेयर एज एक दूसरा सिनेरियो जहां मैं तुम्हें 20 अलग अलग चैप्टर का एक एक सवाल दूं, वहां तुम्हारे फंसने के चांसेस ज्यादा है। एकदम से दिमाग तुम्हें प्रोबेबिलिटी से पैराबोला में ले जाना है, पैराबोला से वापस वेक्टर पे लाना है, वेक्टर से तुम्हें सपोज ट्रिग्नोमेट्री में ले जाना है, तो उसमें एक अलग स्किल लगती है, एंड साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री भी फिर करना है। तो 3 घंटे के मॉक पेपर दीजिए, 1 घंटे का कोई मॉक पेपर नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि एक्चुअल तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है या फिर जो स्किल लेवल है या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो समझ तभी आएगा जब तुम 3 घंटे लगातार बैठोगे। जब 2 घंटे के बाद दिमाग में स्ट्रेस बढ़ेगा, जब मन करेगा कि दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है, मन नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का, दिमाग नहीं लग पा रहा, वही सब तो सीखना है, ताकि जितने पेपर यहां देके जाओगे उतना एग्जाम में तुम उस चीज से डील करने की कैपेबिलिटी रख पाओगे। तो सभी बच्चे एम करें, 3 मॉक पेपर पर वीक आपको देने हैं। साथ में अब जो मॉक पेपर दे रहे हैं, ये नहीं कि बस दे दिया खत्म, मैं तो नंबर ही नहीं देखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका एनालिसिस करिए, कितने मार्क्स बने, कौन से क्वेश्चन आपने सही करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट करे। छोड़े वाले भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलत क्यों हुए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। कम से कम मिनिमाइज करिए नेगेटिव मार्किंग, जो अटेम्प्ट कर रहे हो सही करो। 12 अटेम्प्ट करने हैं अगर तो 12 ही अटेम्प्ट करिए, ये नहीं कि तुक्के मार लेता हूं थोड़े बहुत 2-4, उसमें से शायद कोई सही हो जाए। प्रोबेबिलिटी मैथ्स की खेल है, इट सेज बहुत कम चांसेस है कि आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगा। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंस आ जाए तुम्हारे नंबर की, 4 सवाल तुम तुक्के मारो, ऐसा बहुत कम होता है। तो इसीलिए कोई तुक्के नहीं मारने, सिर्फ एम उतने करने हैं जितने आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, और उसमें एक्यूरेसी होनी जरूरी है। अगर नहीं आ रही एक्यूरेसी तो
देखिए कौन से चैप्टर का आपने क्वेश्चन किया, गलती किस में हुई, क्यों हुई, क्या थ्योरी रिवाइज नहीं थी, क्या सिली मिस्टेक्स हुई, क्या कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर पाया, या समय कम रह गया, या लास्ट के क्वेश्चन इजी थे मैं पढ़ नहीं पाया। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी इस एनालिसिस के अंदर। और जितना इसका इन डेप्थ एनालिसिस करोगे, उतना बचे हुए जो 3 दिन है 4 दिन है उसमें अपनी स्ट्रैटेजी फिर वैसी रखो। मान लो आपने रिवीजन किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट में सवाल आपने आया बट कुछ गलती करी, वो क्यों हुई, क्या थ्योरी याद नहीं थी, क्या तुमने सिली मिस्टेक करी, क्या वो कॉन्सेप्ट भूल गए, तो उस चीज पे वर्क करो बचे हुए दिनों में, राइट। तो उसके बाद फिर मॉक टेस्ट नेक्स्ट जाए, उसमें आपको उसकी हेल्प मिलेगी। तो ये दोनों चीजें एक तरह से इंटरलिंक्ड है। एक दिन मॉक पेपर दिया, साथ में फिर आपने रिवीजन स्ट्रैटेजी में देखा, एनालिसिस करके देखा कि क्या मेरी कहां पे रिवीजन लैकिंग है, फिर आपने वो किया। ठीक है, तो दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। यही गुरु मंत्र है यार जेई क्लियर करने का। बहुत बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप रैंक लाए हैं इतनी अच्छी, कैसे लाए? दो चीजें सिर्फ, अभी तक जितना तुमने करना था बहुत अच्छा किया, पढ़ाई करी है, बट ये दो चीजें जो ढंग से कर लेगा, ये फाइनल स्टेप है एक तरह से, लास्ट पढ़ाओ। कौन से? रिवीजन, और साथ में टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट मॉक पेपर जितने ज्यादा दोगे उतना बेटर है। इसका ये मतलब नहीं है रोज ही मॉक टेस्ट दे रहे हो, पूरे पूरे दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। जितने मॉक 3 से 4 बहुत हैं, उसके बाद जितना समय बच रहा है उसमें एनालिसिस करिए, देखिए कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, कहां गलतियां कर रहे हैं, वो करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको देंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इतने मॉक पेपर दे दो यार कि अल्टीमेटली जेई तुम्हें एक येट अनदर डे लगे, टेस्ट लगे कि हाँ यार मैं तो रोज ही देता हूं, एक और दे देता हूं। इतने नॉर्मल कामली आपको पेपर देना है। ठीक है, चलिए तो अब समरी पर आ जाते हैं। एक तरह से जो जो बातें मैंने बोली हैं अभी तक उसको समराइज कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग इज नोट्स रिवीजन, आपको ढंग से अच्छी तरह नोट्स रिवाइज करने हैं। एक एक चैप्टर के शुरुआत से चैप्टर नंबर 1 2 3 से शुरू हो जाइए, एक एक दिन में 2 2 निपटाइए, बट सबसे पहला काम तो यही करना है, बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। फर्स्ट थिंग इज नोट्स। मुझे पता है बोरिंग काम है बट करना है बेटा, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में आपको। सेकंड, मॉक पेपर्स हफ्ते में 3 मैक्सिमम देने हैं, या 3 4। स्टार्ट 1 से करिए अगर आपने एक भी नहीं दिया है अभी। वीकली आपको मॉक पेपर्स देने हैं, उसका एनालिसिस करना है। पीवाईक्यूज टाइम बाउंडेड मैनर में करने हैं कि भाई जो सवाल, जो चैप्टर वीक लग रहा है, जो रिवाइज कर लिया, थ्योरी पढ़ ली, तो अब उसके थोड़े पीवाईक्यूज लगाओ 1 घंटा बैठ के, कोई पुराने किसी भी साल के कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्ट में जो चैप्टर्स तुम्हें लगता है कि यार मैं छोड़ देता हूं, नहीं मेरे से हो पाएगा, उसका एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल कर जाओ। बिलीव मी, अगर तुम किसी चैप्टर का एनसीईआरटी 2-3 घंटे में निपटा दोगे, और रादर देन किसी एक ऐसा चैप्टर जो ऑलरेडी आता है और उसके हाई फाई सवाल पे सवाल लगाए जा रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, बेनिफिट तुम्हें ज्यादा मिलेगा अगर किसी का एनसीईआरटी लेवल कर लोगे। क्योंकि अगर उसका इजी क्वेश्चन फंस गया, जिसके बहुत चांसेस हैं, तो तुम वो कर दोगे। चैप्टर के नाम मैंने गिना दिए, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, यही सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं बच्चे, बाइनोमियल थ्योरम, ये ऐसे चैप्टर हैं एनसीईआरटी लेवल कर गए तो हो सकता है चांसेस 50-60% है कि तुम्हारा इसी में सवाल फंस जाएगा। स्टैटिस्टिक्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब बेसिक बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक बेसिक बेटा एटलीस्ट पढ़ जाओ इनका। ठीक है, स्पेशली 11th वाले, 12th के तो देखो सभी पढ़ लेते हैं, 11th में होती है मेन प्रॉब्लम, तो इसके ये चैप्टर्स आपको करके जरूर जाने हैं। चलिए, तो इन सब डिस्कशन के साथ आई होप आप लोगों को समझ आया मैंने जो जो चीजें बताई, और अब आप इनको मोर इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं है, इंप्लीमेंट करना बेटा बहुत जरूरी है। और अगर आप ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, और इससे इनफैक्ट इंप्रूवमेंट जरूर होगा तुम्हारा। जो भी आज स्कोर आ रहा है, जैसा भी तुम आज कर रहे हो, इससे बेटर ही करोगे, और ये स्ट्रैटेजी तुम लास्ट के या करके लगाओ, डेफिनेटली बेटा सक्सेसफुल होगे। ठीक है, चलिए, तो अब इसके साथ हम लोग आ गए हैं एंड में, और एज ऑलवेज सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। ठीक है, और साथ में विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जेईई मेन। इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।